हेलो स्टूडेंट। यहाँ पर एक बोर्ड का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इसमें बोल रहा है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज़ करना मस्ट है, ठीक है। यूजिंग गॉस लॉ derive an expression for the electric field at a point near an infinitely long straight uniformly charged wire। मतलब लॉन्ग इनफाइनाइटली का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लेंथ होगा उसका, इधर तक जाते रहेगा। और ये भी लेंथ जो है काफ़ी लंबा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर ले ताकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कहलाए। ओके, ये पॉजिटिव हमने चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तो है ही, साथ ही साथ ये लॉन्ग है, स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, चार्ज वायर है, ठीक है। इसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके कुछ सामने में मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यही सवाल है। इसका डेरिवेशन करना है लेकिन आपको गॉस लॉ यूज करना है। इसका एक और डेरिवेशन होता है बायोट सेवार्ट लॉ से, लेकिन वो यूज नहीं करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे दैट गॉस लॉ होता क्या है। तो देखिए गॉस लॉ क्या है। देखिए गॉस लॉ जो होता है उसका कहना है कि जो भी फ्लक्स होगा किसी इनक्लोज सरफेस से वो होगा इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एग्जांपल से समझिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज क्यू है, ओके, एक चार्ज क्यू है और वो एक स्फेयर के अंदर, मतलब है स्फेयर के अंदर एक चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इस स्फेयर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगे ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे उससे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे उससे। तो इस स्फीयर से जो फ्लक्स होगा ना वो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर में चार्ज क्यू है। ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए गॉस लॉ किसको बोलते हैं। ओके, तो ये गॉस लॉ होता है। तो इसी का यूज करना है और हमें यहाँ पर डिराइव करना है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी चार्ज वायर रहेगा, मान लीजिए कि इसमें टोटल चार्ज तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेट लेट लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब लेमडा क्या है, तो चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ, जितना लेंथ चाहिए उसके लिए आपको चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि चलो हमने मान लिया कि लेमडा जो है चार्ज बाय लेंथ हो गया और गॉस लॉ ये हो गया, गॉस लॉ ये हो गया। तो ये आप लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही डेरिवेशन को स्टार्ट कीजिएगा। गॉस लॉ ये हो गया और हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लेमडा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर, पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पूरा लैंग्वेज वाइज स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, कैसा गॉसियन सरफेस लेना है, तो सिलिंड्रिकल लेना है, ये भी लिखना होगा। तो कंसीडर गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिलिंड्रिकल, ठीक है। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना ले रहे हैं हम लोग, आर, एंड लेंथ एल, और लेंथ कितना है उसका, एल। तो यहाँ पर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। तो देखिए ये जो चार्ज्ड वायर है इससे गॉसियन सरफेस ऐसे हमने बना दिया, ऐसे हमने एक सिलेंडर जो है, ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस जो है हमने यहाँ पे बनाया। तो ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनाना, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना लिया और इस पॉइंट पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे। तो देखिए आप, जब पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड कैसा, ये वायर कैसा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे कुछ ऐसे जाएंगे, कहीं पर भी जाओगे तो ऐसे ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर की तरफ, और इस तरफ भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर ऐसे ही जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे निकलेंगे, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे निकलेंगे, ठीक है, चलो हो गया। तो हमारे पास यहाँ देखो सरफेस जो है, कितना सरफेस हमारे पास बन रहा है, एक तो ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एक सरफेस ये बन रहा है,
ठीक है, और एक सरफेस और है जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब हम यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, तब ना जा करके गॉस लॉ यूज कर पाएंगे। तो फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरियाज, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ऊपर एक नीचे, उससे फ्लक्स लिखते हैं। तो फ्लक्स वन, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए का इंटीग्रेशन होता है, ई डॉट ए का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो आप ई डॉट ए भी लेके चलें, कोई बात नहीं है, आसान करना चाहते हैं हम लोग डेरिवेशन को। तो देखिए ई का वैल्यू तो नहीं पता, अब एरिया ए और कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका थीटा। क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, समझ रहे हैं? तो देखिए कौन सा सरफेस आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं ऊपर वाला सरफेस, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, आप उसको ले रहे हैं। तो उसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे है, तो इधर है, ऐसे, ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है। अच्छा एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो उसका एरिया वेक्टर तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा ना, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा, समझ गए? तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम उसी तरह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के लिए, और एरिया वेक्टर इसका इस तरफ, क्योंकि सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर नीचे ऐसे आएगा, तो इसका भी एरिया वेक्टर हो गया नीचे की तरफ, मतलब इसका एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब आप रखोगे वैल्यू तो आपको रखना पड़ेगा ई ए कॉस 90 डिग्री। तो भाई कॉस 90 डिग्री तो जीरो होता है, दैट मीन्स कि फ्लक्स वन जो इस सरफेस का था, ये वाला सरफेस का वन, ये सरफेस का टू, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए फ्लक्स वन जीरो हो गया और फ्लक्स टू भी यहाँ पर जीरो हो गया। अब आपका बचा कौन सा सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो अब कर्व्ड सरफेस निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग लेते हैं, पहले तो दोनों क्रॉस सेक्शन का लिख लिया, उसके बाद अब बचा कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का, उसका भी तो लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स थ्री मान लेते हैं उसको। तो ये भी क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे थीटा क्या है। देखिए थीटा जो है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री है। कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इधर है। और इसका ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस ऐसे है ना भाई, पूरा कर्व्ड, ऐसे कर्व है ना, ऐसे है ना कर्व। तो जो कर्व है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर तो उसी डायरेक्शन में आएगा ना जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसीलिए एरिया वेक्टर भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलिए ई ए कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो ई ए हो जाएगा। अब देखिए कि ई ए में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस तो बता सकते हैं ना, ये कर्व्ड सरफेस का तो एरिया बताया जा सकता है। सिलेंडर है तो 2 पाई आर इंटू हाइट एल है। एल बोला था ना शुरू में ही, तो लिया था कि हाइट आपको यहाँ पे एल बोला था ना लेने, ये वाला, ये जो ये हाइट एल लेने बोला था, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 2 पाई आर एल। चलिए अब फ्लक्स निकल गया, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा भाई, ये लिखना पड़ेगा ना, टोटल फ्लक्स थ्रू दी, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस, लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। जो टोटल फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस का, वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। लेकिन फाई वन टू तो जीरो हो गया है, तो केवल फाई थ्री बचेगा, क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। अब हम लोग यूज कर लेंगे गॉसियन लॉ, गॉस लॉ। तो यूजिंग लास्ट स्टेप, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। ठीक है, तो फ्लक्स तो आपने निकाला, अभी फ्लक्स तो आपने यहाँ से निकाल लिया,
ठीक है, प्लस आपका जो ये है ये क्या नाम है, फ्लक्स निकाला हुआ है। चलिए, इनक्लोज चार्ज हमें नहीं पता, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये इनक्लोज चार्ज कैसे आएगा, तो देखिए ये इनक्लोज चार्ज आपको इस वाले से मिल जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे माना था ना शुरू में, इससे आपको हेल्प मिल जाएगा इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए। कैसे, तो देखिए आपका यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला से अगर आपको चार्ज चाहिए, तो आप चार्ज इक्वल टू क्या लिखोगे, आप चार्ज इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमडा इंटू लेंथ लिखोगे ना, तो लेंथ हमारा एल है। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू लेंथ, हमें पता है एल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ चार्ज इनक्लोज की जगह पे लेमडा एल लिख देंगे। हो गया हमारा। तो गॉस फ्लक्स आ गया ई इंटू 2πr l इक्वल टू चार्ज इनक्लोज लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। देखिए एल दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल चुका है लेमडा अपॉन, वो नीचे आ जाएगा 2π इंटू आर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो ये पूरा अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं ना, एक नंबर भी आपका टीचर नहीं काट सकता है। आपको पूरा स्टेप वाइज लेकिन लिखना पड़ेगा। पहले लिखना होगा एक डायग्राम, ये जो बनाया ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये वाला लिखना पड़ेगा लेट लेमडा बराबर दिस, फिर गॉस लॉ लिखना पड़ेगा क्या होता है। उसके बाद एज्यूम तो करेंगे ना कि हाँ एक गॉसियन सरफेस मानना है और तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स इतना हो गया। फिर इस इक्वेशन में जो गॉस लॉ का इक्वेशन है, इसमें हम लोग फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे और चार्ज इनक्लोज रख देंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे इतना आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।